हेलो गाइस, once again वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। टुडे मैं बात करने वाला हूँ जो आपके केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर थी उसके सिलेबस में जो मैं डिस्कशन कर रहा था उसके सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट करा रहा था, तो उसी अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 2 के बारे में। ठीक है, हम हमारी क्लास नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेपर नंबर 2 की बात कर रहे थे। ठीक है, और पेपर नंबर 2 में हम डिस्कशन कर रहे थे यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या कौन सा इफेक्ट बनता है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इनके द्वारा कौन कौन से यूजेज होते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हमने कल बात की थी स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होती है, विकिरण कितने प्रकार होते हैं, विकिरण कितने प्रकार की होती हैं, और उनके जो बीच में ऊर्जाओं का अंतराल होता है वो किस प्रकार से होता है, ऊर्जाओं का क्रम किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। तो हम आज बात करने वाले हैं पैराबैंगनी विकिरणों के स्पेक्ट्रमिनों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैराबैंगनी विकिरणों के अवशोषणों के स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रमिनों होते हैं वो उनके बारे में। आपको सुनने में नाम जो डिफिकल्ट लग रहा है कि स्पेक्ट्रमिनों होता क्या है, तो हम फाइनली आज हम बात कर रहे हैं पैराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमिनों के बारे में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो पैराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमिनों के बारे में हम देखते हैं कि ये टॉपिक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, ये क्या प्रकार है, उसमें कौन कौन से नियम आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो पर यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ताकि आप कोई भी क्लास को मिस न करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पैराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमिनों के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले तो सर्वप्रथम उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रमिनों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। क्या होता है? इस प्रकार के स्पेक्ट्रमिनों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। ठीक है, और तथा क्या होता है इसके अंदर पैराबैंगनी विकिरण अवशोषण के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से किसी ट्रांसफर हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। किस में होता है? बात ही हम कर रहे हैं पैराबैंगनी अवशोषण की, तो अवशोषण या अवशोषण की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है मैंने, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है और अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। क्या होता है? जैसे ही ऊर्जा का अवशोषण होता है उसी दौरान हमें क्या प्राप्त होते हैं, अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पैराबैंगनी अवशोषण बैंड कहते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रमिनों प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रमिनों कहते हैं। ठीक है, जो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराबैंगनी अवशोषण बैंड कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो पर स्पेक्ट्रम से में जो अणु हैं उनकी क्या होती है, असंतरमता और संयुग्मन व एरोमेटिकता के नाभिक जो एरोमेटिकता उसके बारे में हमें पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैराबैंगनी जो अवशोषण स्पेक्ट्रमिनों होते हैं उसकी असंतृप्ता जो अणु होते हैं उनके अंदर उनकी असंतृप्ता और संयुग्मन व एरोमेटिकता नाभिक के बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर हम फाइनली हम बात करें तो पैराबैंगनी व दर्शक स्पेक्ट्रम क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ये भी जो भी पैराबैंगनी विकिरण होती है वह कहाँ तक चली जा सकती है, कहाँ तक उसका दर्शक क्षेत्र स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई देता है, कोई भी धुंधली चीज़ ना दिखाई देती है, कोई भी धुंधला पृष्ठ नहीं दिखाई देता है, ओनली फॉर एक स्पष्ट क्षेत्र आपको दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है, किसी विकिरण का पैराबैंगनी या दर्शक स्पेक्ट्रम क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं दी गई लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सरे किरण है वो हमारी एक्सरे किरण को जो दर्शक क्षेत्र होता है वो कितना होता है। ठीक है, जो फार होता है दूर के लिए मैक्सिमम जो होती है 10 मिलीमीटर होती है, 10 मिलीमीटर होती है, और जो पास के लिए क्या होती है 200 मिलीमीटर। 200 मिलीमीटर को हम पास लेकर सकते हैं और दूर हम 10 मिलीमीटर से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर हम बात करें जो विजिबल रीजन जो दर्शक क्षेत्र है वो है इसका 380 मिलीमीटर तक है। 380 मिलीमीटर तक हम एक्सरे किरण से हम देख सकते हैं आसानी से, इसका दर्शक क्षेत्र ही है। और
80 मिलीमीटर इसकी ये लास्ट रेंज है, ठीक है। 780 मिलीमीटर इसकी लास्ट रेंज है, ठीक है। ये तो जो नॉर्मली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, जो मैंने दिया हुआ था टॉपिक जो उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले जो इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही मायने रखता है कि एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक जो बीयर लैम्बर्ट नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, बीयर लैम्बर्ट नियम। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में यह क्वेश्चन आता है, क्योंकि पार्ट वाइज आते हैं, यूनिट्स में अलग अलग पार्ट आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसमें पार्ट आ जाएंगे ए बी सी और 3 डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी में जो पार्ट आते हैं वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या फिर 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें क्या आएगा, जो बीयर लैम्बर्ट नियम है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हर बार एग्जाम में करीब जो मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, बीयर लैम्बर्ट नियम के बारे में। तो बीयर लैम्बर्ट नियम होता क्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश को किरण पुंज को किसी तनु विलयन में प्रभावित करते हैं, सीधा सिंपल फंडा है, अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, वीडियो को स्किप मत करना, पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी देखना आराम से देखना, वीडियो को स्किप करने मत देखना। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, ठीक है। एक एक चीज़ को नोट करते जाना है, फालतू चीज़ें नहीं कराई जाएंगी, जो एग्जाम में आता है उसी रिलेटेड टॉपिक करवाए जाएंगे, ताकि आपको कोई मुश्किल या कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बीयर लैम्बर्ट नियम की, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीयर लैम्बर्ट नियम है, इसमें क्या होता है, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण को किसी तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है। ध्यान से देखना, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो किरण आती है उसे जब तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, अवशोषण गुणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। हम बात करें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में, तो अवशोषण गुणांक होगा इसमें, जो उस किरण का अवशोषण गुणांक है या उस विलयन का जो अवशोषण गुणांक है वो क्या होगा, किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने, जो किरण जो विलयन में प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन में जो उस किरण का अवशोषण गुणांक होता है वो किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम बात करें तो क्या होता है, अवशोषक पदार्थ है, अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में, ध्यान से देखना, यदि अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या, अब अणुओं की संख्या क्या होगा वो देखना, विलयन की मोलर सांद्रता व पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। थोड़ी डिफिकल्ट लेंगे वैसा, लेकिन 2-3 बार यदि आप लिख कर याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ इसके बारे में, बारी बारी से आपको ये रिव्यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। देखना, तो मैंने क्या बताया, अवशोषक पदार्थ यदि विलयन के रूप में है तो पदार्थ के प्रकाश के पथ में जो अणुओं की संख्या है, क्योंकि हमें स्वाभाविक बात है कि जो प्रकाश होगा उसके पथ में अणु भी होंगे छोटे छोटे, जैसे आपने वो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा, प्रकीर्णन में अणु तो होते हैं छोटे छोटे, जो प्रकाश की प्रकृति कणीय भी होती है और तरंगदैर्घ्य दोनों प्रकृति होती है, द्वित प्रकृति का होता है, उसमें कण होते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश के पथ में विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या, विलयन की मोलर सांद्रता, जो मोल से आप नोट करते हैं, विलयन की मोलर सांद्रता और पथ की लंबाई की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है समानुपाती, अणुओं की संख्या होती है, ठीक है। अणुओं की संख्या पथ की लंबाई के समानुपाती और विलयन की मोलर की सांद्रता की समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखना, ए समानुपाती Cl, ये क्या है, प्रकाश का पथ है, इसमें विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या ए है, ठीक है। और Cl क्या है, मोलर सांद्रता है, इसकी लंबाई L है, ठीक है। ए बराबर एप्सिलॉन Cl, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बी एक कहाँ से ले गया, I होता है एप्सिलॉन नोट, एक की जगह हम जानते हैं क्या होता है, I0/I, ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट। अब इन चारों चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, ए समानुपाती Cl, ए बराबर एप्सिलॉन Cl, और ए जिसे I0/I लिखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नोट Cl। अब आगे देखना ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। टेंशन करने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो फाइनली जो
सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, जो फाइनली जो फॉर्मूला हमें डिराइव्ड हुआ था वो क्या हुआ था। बहुत छोटा सा एंड शॉर्ट जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, और जो बेयर लिमिट नियम है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई नोट और अपॉन आई हमने एक की जगह क्या माना था, आई नोट अपॉन आई हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आई नोट अपॉन आई को बराबर एप्सिलॉन CL हमने लिखा था, ठीक है। जहाँ पर ए क्या है, ए है अवशोषणांक, क्या है, अवशोषणांक है, और ई है वो क्या है, अवशोषण गुणांक है, ठीक है। और सी जो होती है हमें पता ही है कंसंट्रेंट सांद्रता होती है, और एल होती है वो है उसकी लंबाई, जो पथ की लंबाई है, प्रकाश के पथ की जो लंबाई है वो क्या है, एल है। और I0 क्या है, आपतित किरणों की तीव्रता, और I है पारगमित किरणों की तीव्रता, जो इस विलयन से जो पारगमित होती हैं वो किरणें उनकी तीव्रता होती है। और I नोट होता है जो विलयन पर आपतित होती है वो उनकी किरणों की तीव्रता। तो फाइनली हमने आज बात की है पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र के बारे में। ये तो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, तो मैंने बात की थी पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रम इनों के बारे में, और बात की थी मैंने बेयर लैम्बर्ट नियम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको इसे अच्छी तरह से याद करना है। वीडियो को जो कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मैंने टोटली आज वीडियो की डिस्कशन किया है, तो कल की क्लास में इससे इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आएंगे, और भी एग्जाम की जो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, एक एक यूनिट आपको क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।